हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको मॉक टेस्ट करवाता हूं। आज जो मॉक टेस्ट करवा रहा हूं ये सभी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट है और 30 नंबर का मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो आपको 30 में से कितने क्वेश्चन पहले से आते थे यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, ये आपका तरीका होना चाहिए। आपके पास लगभग यहाँ से 25 दिन बचे हैं। कोशिश कीजिए आप जितना पढ़ रखा है वो रिविजन कर लें अब। ठीक है, इस वाले वीडियो में मैं आपको रिविजन और एक्स्ट्रा फैक्ट दे दूंगा बहुत सारे। और जो आपका इंडियन रेलवे वाला रिवीजन वाला वीडियो है वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं जल्दी अपलोड करने की। और इसके अलावा जिन लोगों ने ये पीडीएफ बाय नहीं की है वो कर सकते हैं। 20-20 रुपये की है, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और इनके अलावा एक्स्ट्रा जो वीडियो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इनके 2 वीडियो हैं, देख सकते हैं आप पीडीएफ के बारे में। आपको दोनों के लिंक लास्ट में दे दूंगा। और एग्जाम विजार्ड के 983 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो 1000 वाला सब्सक्राइबर कौन होगा इसकी हमें तलाश है। देखते हैं कौन होता है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन, और पजल बनाने का सबसे पहला रूल यही होता है कि आप जो जो क्वेश्चन बोले जा रहे हैं वो आप नोट करते जाइए। ठीक है, इस तरीके से अपन छोटा सा एक नोट बना लेते हैं साइड में कि अपने को क्या क्या नोट करना है। वैसे इतनी बड़ी पजल है नहीं कि नोट करना पड़े, आप सीधी एक बार में बना सकते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई 5 मंजिल के निर्माण भूमितल में रहते हैं। ठीक है, सबसे नीची मंजिल जो होती है वो पहली मंजिल होती है, ऊपरी मंजिल 5वीं मंजिल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये कुछ इस तरीके से बनी हुई 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 इस टाइप से मंजिल बनी हुई है। ठीक है, अब नोट करते जाइए। ये समअभाज्य संख्या वाले तल पर रहता है। समअभाज्य कौन सी संख्या होती है? 2 होती है। तो ए कहाँ रहता है? दूसरी मंजिल पे रहता है। ये तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, डी ना तो सम संख्या वाले तल पे रहता है ना ही अभाज्य संख्या वाले तल पे रहता है। तो कौन से तल पे रहेगा? सम और अभाज्य दोनों ही नहीं है, तो कौन सी हो सकती है वो संख्या? वो होता है 1, जो ना तो सम है ना अभाज्य है। ठीक है, तो डी कहाँ रहता है? पहली मंजिल पे रहता है। ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। सी के तल के ऊपर कोई नहीं रहता। तो सी के तल के ऊपर कोई नहीं रहता मतलब सी कहाँ रहेगा? 5वीं मंजिल पे रहेगा। ये तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से पढ़ने पे। ये एक सम संख्या वाले तल पे रहता है। तो सम संख्या वाले तल पे मतलब कहाँ पे रहता है बताइए? 4 पे ही रहेगा। एक ही सम संख्या वाला तल बच रहा है यहाँ पे। और बचा कौन? बी। तो वो कहाँ रहेगा? तीसरे तल पे। और इसने पूछा क्या है? ठीक मध्य में कौन रहता है? तो बी रहता है। क्लियर हो गया आपका मेरे हिसाब से। और ये पजल भी ऐसी बन गई, सी ई बी ए डी। ठीक है ना, याद रखिएगा। इस टाइप से पजल बनाना है आपको। और एक पजल आएगी डीएफसीसीएल के पेपर में, तो प्रैक्टिस रखिएगा, क्वेश्चन बनेंगे नहीं एकदम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत पाई जाती है? ये आपको बताना है। तो ये तो सभी को पता होगा, कहाँ पे? समताप मंडल में। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? O3। काई से बचाती है? तो ये पराबैंगनी किरणों से बचाती है हमें। काई से बचाती है? पराबैंगनी किरणों यानी यूवी रेस से हमें बचाती है ये। इसके अलावा इसको नापते काई में है? तो डाप्सन में नापते हैं। काई में नापते हैं? डाप्सन में इसको नापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। इसमें 3 एक जैसे और चौथा अलग है। तो आपके पास 3 सेकेंड है, बता दीजिएगा कि कौन सा अलग है। टाइम ले सकते हैं आप आराम से। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। इसका रूल है कि फर्स्ट वाले डिजिट और लास्ट वाले डिजिट का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर रखा है। तो पहली संख्या देखिए 6 × 2 48 का आधा 24 हो गया। 7 × 6 दूसरा वाला देखेंगे, 7 × 6/2 यानी 42 का आधा 21 हो गया। 5 × 6/2 मतलब 30/2 मतलब 15 हो गया। ये भी सही है, तीनों एक जैसे चल रहे हैं। और बचा कौन सही है? 7 × 42 का आधा 21 होता है, ना कि 22। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। कि तो आपको पता होगा कि कौन सा जो आगे वाला फॉलो करेगा ये आपको बताना है। क्राई, डम, सुपर और रैंडम। तो आपको यहाँ से अगर आपने टेक्स्ट बुक या फिर जो एनटीपीसी के पेपर सोल्व किए होंगे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो क्राई, डम, सुपर, रैंडम, इसके आगे कौन सा आना चाहिए? देखिए यहाँ से वो पकड़ में आ रहा है लॉजिक। क्या? यहाँ 3 संख्या है, यहाँ 4 संख्या है, यहाँ 5 संख्या है और यहाँ 6। तो अगला वाला कौन सा होना चाहिए? 7 संख्या वाला। तो कौन सा हो सकता है? फॉर्मूला जिसमें 7 संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जो ये वाला है ऐसा कौन फॉलो करता है एक और? तो आपके पास 3 सेकेंड है, आराम से देख लीजिए, मैं आपको सीधा आंसर बता दूंगा इसका। देखिए इसका सीधा लॉजिक है 6 × 2 + 2 दिख रहा है, और 14 × 2 + 3। ऐसा लॉजिक काय में फॉलो कर रहा है? कौन से वाले में फॉलो कर रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन उठाए मैंने, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 के क्वेश्चन है सारे, जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, अभी जो आंसर की रिलीज की गई है। तो पहले में फॉलो कर रहा है 7 × 2 = 14 नहीं है तो पास में ही नहीं जा रहा। 3 × 6 + 1 नहीं, ये भी नहीं जा रहा। 7 × 14 4 × 8 + 2 आना चाहिए, यानी 10 आना चाहिए था, लेकिन 12 आ रहा है, ये भी नहीं जा रहा। 4 × 8 + 2 4 × 8 + 2 10, ये आ रहा है यहाँ पे 10। और 10 × 2 + 3 यानी 23 आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। ये बॉक्स वाला क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया है, तो इसमें कौन सा योग नहीं है ये बताना है आपको। तो पहला तो सबसे पहला रूल होता है कि सारे आप जोड़ के देख लो कि कौन सा है। तो इसका योग कुल कितना आ रहा, 30 20 50 प्लस 50 100 और 90 190। तो एक सीधा सा आपको पता चल रहा होगा, इसमें डबल किसी का भी यूज़ नहीं करना है आपको। तो एक चीज़ पता चल रही है कि 200 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ओवरऑल जो बॉक्स का योग आ रहा वो भी सम कितना आ रहा है, 190 ही आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर 200 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पढ़िए। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो सभी को पता होगा, मथुरा रेलवे जंक्शन। यहाँ पे कितने 7 क्या है रूट है, और जंक्शन के लाने के लिए कितने रूट होने जरूरी है? 3 रूट होना जरूरी है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, तीनों गेज कहाँ पे हैं? तो ये तो आपको पता होगा, सिलीगुड़ी में तीनों गेज हैं। आपको गेजों के बारे में पता होना चाहिए। नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है? 762 mm। कितनी होती है? 762 mm। और स्टैंडर्ड गेज की लंबाई कितनी होती है, मानक गेज की? 1435 mm। ठीक है, और मीटर गेज की होती है 1000 mm। कितनी होती है? 1000 mm। और ब्रॉड गेज की 1676 mm। ठीक है, याद रखिएगा, सारी चारों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है नवी मुंबई में। कोंकण रेलवे ने रोरो सर्विस कब स्टार्ट की थी? 1999 में। अच्छा, रोरो सर्विस कौन से डीएफसी में पॉसिबल है? तो वो है WDFC में, यानी वेस्टर्न डीएफसी में पॉसिबल है। ठीक है ना, याद रखिएगा। वेस्टर्न डीएफसी की लंबाई कितनी है? 1504 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, रेलवे बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी, याद हो तो आपको। 1909 में क्या हुआ था? 1909 में हुआ था, रेलवे में टॉयलेट को ईजाद किया गया था, मतलब रेलवे में टॉयलेट का प्रयोग किया गया था पहली बार। ठीक है, उसके अलावा 1900 और 1925 में क्या हुआ था? पहली आपको पता है इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी 2 फरवरी को, कहाँ से? मुंबई से कुल्ला हाबर के बीच में, ये भी आपको याद होना चाहिए। 1924 वाला रह गया है। 1924 में क्या हुआ था? एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे क्या हुआ था? रेलवे बजट और आम बजट को अलग अलग किया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा और क्या याद होना चाहिए? 1951 याद करो। 1951 क्या है? रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था? रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका। ठीक है, इसके अलावा 1984 याद होना चाहिए आपको। 1984 में क्या हुआ था? मेट्रो ट्रेन चली थी, कहाँ पे? कोलकाता में, सबसे पहले भारत में। मेट्रो के फादर कौन है? वो है श्रीधरन। कौन है? श्रीधरन। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा 1990 में क्या हुआ था? 1990 यानी 1999 में क्या हुआ था? भारतीय रेल अधिनियम आया था। क्या आया था? भारतीय रेल अधिनियम। ठीक है, और कौन सा? 1955 में चेन्नई पेरम्बूर में ICF की स्थापना हुई थी, यानी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा 1986 में क्या हुआ था? एक और 1986 में आपको बताओ तो क्रिस की स्थापना हुई थी। क्रिस का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। ठीक है, 2002 में क्या हुआ था? UTS की स्थापना हुई थी। UTS यानी अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। ठीक है, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, याद रखिएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आतिशबाजी में लाल रंग निकलने के लिए कौन सा रसायन कारण, मतलब कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है लाल रंग के लिए? तो आपको दो तो याद होना चाहिए, एक तो लाल और एक हरा। लाल के लिए कौन सा? स्ट्रोंटियम कार्बोनेट। कौन से? स्ट्रोंटियम कार्बोनेट। और हरे के लिए बेरियम क्लोराइड। कौन है? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका है, देखिए, एक याद रख लीजिए कोई भी, तो दूसरा अपने याद रह जाएगा। हरी से बेर मत पालो, याद रखिए, हरी से बेर मत पालो, हरी से बेर मत पालो। ठीक है, तो इससे आपको याद रह जाएगा, यानी हरा रंग के लिए बेरियम क्लोराइड जिम्मेदार है। ठीक है, या इस तरीके से याद रख सकते हैं। और लाल रंग के लिए स्ट्रोंटियम कार्बोनेट जिम्मेदार है। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो कोबाल्ट का क्या होता है? CO होता है, ये तो सभी को पता होगा। चलो एक बात बता दीजिए, चलो आप ये बता दीजिए कि जो क्रियाशीलता का क्रम है, कौन सी धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, उसका क्रम आपको याद रखना है। कम से कम 5-6 धातुओं का नाम क्रम याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने अपने अकॉर्डिंग एक निमोनिक बना रखा है, तो मेरे को याद है इसे। जैसे मैंने बना रखा काना का मांगे आलू जिंक। ठीक है, ये मेरा तरीका याद रखने का। अब आप इस तरीके से रख सकते हैं, जैसे कि कौन से? ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, ये इसका क्रम है। सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन सी है? तो वो है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। ठीक है, और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? तो वो है Au यानी ओरम यानी सोना, और उससे कम है Ag। ठीक है, ये आपको क्रम याद रखना है। काना का मांगे आलू, काना का मांगे आलू। ठीक है,
जिंक। आप यहाँ तक इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। ये क्रियाशीलता का क्रम है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, अच्छा झूठा सोना किसको बोलते हैं? झूठा सोना, झूठा सोना बोलते हैं आयरन पायराइड यानी Fe2S को। किसको बोलते हैं? Fe2S को, आयरन पायराइड को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चले हम। पौधे में जाइलम काय के लिए उत्तरदायी होता है? ये तो पता होगा आपको। जाइलम को जल से याद रख सकते हैं। जाइलम क्या करता है? जल को परिवहन करता है। जाइलम जल को, और फ्लोएम फल को, फल यानी जो फूड होता है खाने को परिवहन करता है, ठीक है, याद रख सकते हैं। जाइलम को जल और फ्लोएम को फल, ठीक है। जाइलम और जो फ्लोएम है दोनों जटिल उत्तक है। कौन से हैं? जटिल उत्तक, याद रखिएगा, जटिल उत्तक। चलो एक ही बात बता दीजिए कि उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? स्टडी को। उत्तक का जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी, याद रखिएगा। यानी हिंदी में बोले तो ओतिकी, हिंदी में बोले तो ओतिकी, याद रखिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, यहाँ आप देख लीजिए, ठीक है। सरल स्थायी उत्तक कौन कौन से होते हैं? देखिए, दो कठोर होते हैं, कौन कौन से बता दिए मैंने। जटिल जिसको बोलते हैं, कौन से? फ्लोएम और जाइलम, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों का कार्य भी बता दिए मैंने। और सरल स्थायी उत्तक कौन कौन से होते हैं? 3 उत्तक होते हैं, याद रखिए। कौन कौन से? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, ठीक है, तीनों याद रखिएगा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें, स्केलेनकाइमा जो है ना, वो लचीलापन प्रदान करता है, काय को? पेड़ों को। लचीलापन प्रदान करता है पेड़ों को, याद रखिएगा, ठीक है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है ये पेड़ों को। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, गेंगा की कमी के कारण होता है, मतलब किसकी कमी के कारण गेंगा होता है? तो सभी को पता होगा, आयोडीन की कमी के कारण होता है। अच्छा, आयोडीन क्या है? आयोडीन क्या है? हेलोजन है। हेलोजन की ट्रिक आपको याद होगी, मैंने पढ़ाया था आपको। क्या है? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंस्टेंटियम, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन क्या है? एक द्रव अधातु है। क्या है? द्रव अधातु, ठीक है, याद रखिएगा। और द्रव धातु कौन सी है? वो है पारा। कौन सी है? पारा, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ कि जो प्रोटोजोआ होने वाला रोग है वो आपको याद करवा देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो वो है काम पे सोफा, इसकी ट्रिक है काम पे सोफा, ठीक है। काम पे सोफा, काम से मतलब काला जरा, म से मलेरिया, प से पेचिस, सो से सोने की बीमारी, और प से पायरिया, पायरिया, ठीक है, याद रखिए आप। काम पे सोफा यानी का से काला जर्रा, म से मलेरिया, पे से पेचिस, सो से सोफा सोने की बीमारी, और प से पायरिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, भारतीय रेल अधिनियम कब पारित हुआ? ये अभी हाल बताया मैंने आपको 1890 में। अभी हाल बताया मैंने आपको 1890 में भारतीय रेल अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है? ये तो मैंने आपको अभी हाल बताया, कौन से? जटिल उत्तक है, ठीक है, बताने की जरूरत है इसके बारे में कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 17, ईवीएम का फुल फॉर्म बताना है आपको। ये एनटीपीसी के क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने कोई भी क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाया है, ये एनटीपीसी में अभी आया हुआ क्वेश्चन है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। हो सकता है आपको रिपीट कहीं देखने को मिल जाए। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका फुल फॉर्म है। ईवीएम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। रेम का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएं, रेम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म, दोनों का, नहीं तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, मैथ्स का क्वेश्चन है। बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए? ये हिंदी में इसलिए है क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन मैंने जो एनटीपीसी का पेपर है वहाँ से उठाया, और एनटीपीसी के पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं थे, ठीक है। तो ये है आपको क्या है? डिस्काउंट है, और ये है आपका प्रॉफिट। तो आपको पता है एमपी और सीपी में एक रेशियो होता है, क्या होता है याद है आपको? ये 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है ना। ये आपको याद हो अगर आपने पढ़ा हो कभी तो इसका तरीका क्या है? एमपी और सीपी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा छूट में? 95%, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 110, ठीक है, रेशियो में ये याद रखिएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 19, और ये कितना आ जाएगा? 22, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको उल्टा हो जाएगा ये, आप अगर इस रेशियो को चेंज करोगे तो एमपी अपॉन सीपी करोगे, इसको एमपी अपॉन सीपी करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22 और यहाँ आ जाएगा 19, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है? 19, 20, 21, 22, यानी 3 अधिक है, काय पे? 19 पे।
काय पे निकालते हैं, किसके ऊपर बोला इसने, क्रय मूल्य के ऊपर बोला। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300/19 याद रखिएगा, 300/19 कितना, 19 एकम 19 कितना बचा, 11 बचा, 19 पंजे 95, फिर कितने बचे, 15 बचे, 15 से ही 15/19, ठीक है। याद रखिएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 से ही 15/19%। एग्जैक्टली आपको अगर एमपी और सीपी का रेशो पता है तो वो आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजय उम्मीदवार से 52,000 मतों के अंतर से हरा दिया, ठीक है। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की संख्या बताना है, आपको कुल संख्या कितनी है बताना है। तो सीधे आपको तरीका पता होगा, यहाँ पे 63 और 37 का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है। तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे, सीधे मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना टाइम है मेरे पास। बचेगा कितना, 7 और 6 13, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 और 2 6, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, 52,000 के बराबर है। यहाँ से काटेंगे तो 2 टाइम कट जाएगा, 26 दूना 52, 20,000 और 100 का गुणा कर देना तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सीरीज है पूरी करना है। क्या सीरीज हो सकती है, 5 18 39 68 105, ठीक है। बताइए, टाइम आपके पास 3 सेकंड का। वैसे अगर आपने थोड़ी बहुत सीरीज पढ़ी है, बैंकिंग की तैयारी की हल्की फुल्की, तो आपको ये सीरीज कोई टफ नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें सीधा लॉजिक दिख रहा है। बताता हूँ मैं आपको, ये है 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, दिख रहा है। 4 का स्क्वायर प्लस 2 दिख रहा है यहाँ पे, 6 का स्क्वायर प्लस 3, 8 का स्क्वायर प्लस 4 और 10 का स्क्वायर प्लस 5। तो अगला क्या आएगा, 12 का स्क्वायर, क्या आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 6, 12 का स्क्वायर यानी 144 प्लस 6 मतलब 150। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, यानी स्क्वायर करना है और 1 जोड़ना है, फिर स्क्वायर करना है 2 जोड़ना है, फिर स्क्वायर करना है 3 जोड़ना है, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में पता होगा ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। याद रखिए आप, ये तरीका है, ये सूत्र है इसका। अब आपको पता है एक संख्या दी है इसने, कौन सी, 435, एलसीएम दिया है 60 90 और एचसीएफ दिया है 15। काटेंगे 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30, कितना बचा यहाँ से, 13 बचा, 15 नम 135, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे, यहाँ दूसरी संख्या आप एक मान लीजिए, 29 दूना 58, 1 बचा, सॉरी 2 बचे, 58 से 2 बचेंगे, तो 29 एकम 29 और 210, यानी दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 210, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 210। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज पे 10%, 12% और 15% की दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए निवेश करता है, ठीक है। ये आपको बताना है, और प्रत्येक परियोजना में परिपक्वता पर जो ब्याज मिलेगा वो इक्वल मिलेगा। तो आपको बताना है कि रेशो क्या है, यानी P1 P2 और P3 का रेशो बताना है आपको। तो इसका करने का सीधा तरीका है, मल्टीप्लाई कर लो इनको, 10 इंटू 6, 12 इंटू 10 और एक और क्या है 12, 15 इंटू 12, ठीक है। काट लीजिए आप, 6 से काट लीजिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12, ठीक है, 2 2 5, ठीक है। अब यहाँ से 5 से 5 दूना 10, 5 से 15, यानी क्या आ गया रेशो, 1 रेशो आ गया 1 2, सॉरी फिर से लिखना पड़ेगा, 1 2 अनुपात 3 अनुपात, ठीक है, ये रेशो आ गया इसका। अब आप इसका ये क्या है, आपको इसमें P1 इंटू P2 इंटू P3 ये ऐसा रेशो है मल्टीप्लाई में। अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए इनका, 1 2 3 का 6, तो यहाँ कितना जाएगा 6 रेशो 3 रेशो 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 रेशो 3 रेशो 2, ठीक है। P1 P2 P3 का रेशो कितना जाएगा 6 रेशो 3 रेशो 2। अगर आपने पढ़ रखा है पहले तो ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, एशियन डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है, एडीबी के अध्यक्ष कौन है, तो वैसे भी पता होगा कौन है, मत्सुको असाकावा, मत्सुको असाकावा, ठीक है। स्थापना कब होती है 1966 में, एडीबी की स्थापना कब होती है 1966 में, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एडीबी की स्थापना 1966 में होती है। हेडक्वार्टर है कहाँ पे, मनीला फिलीपींस में, कहाँ पे, मनीला फिलीपींस में, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और याद रखना है, कौन सा, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कहाँ पे कब होती है 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। हेड कौन है, डेविड मालपास, ठीक है, डेविड मालपास इसके हेड है। 1944 में स्थापना होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और आईएमएफ इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ 1944 में स्थापना होती है। ब्रिटेन वुड्स
सिस्टर बोलते हैं इनको, वर्ल्ड बैंक और IMF को, ठीक है। 1944 में इसकी भी स्थापना होती है। इसके MD कौन है? इसके MD है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है यहाँ पे? ये बहुत पूरा पूछा गया क्वेश्चन है, गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, IMF की जो मुद्रा है वो कौन सी है? तो वो है पेपर गोल्ड। कौन सी है? पेपर गोल्ड, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पेपर गोल्ड इसकी मुद्रा है। और इसके अलावा एक और याद रखना आपको, क्या इंपॉर्टेंट है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में स्थापना होती है, 1 जनवरी 1995, ठीक है। 164 इसके मेंबर है। ये सारे NTPC में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 164 इसमें मेंबर है। इससे क्वेश्चन पढ़िए आप 24वां, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक में 4 घटाया जाए तो इसका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो इन दो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सीधा तरीका ये हो सकता है, 11 और 9 कितना होता है? 20 हो रहा है। जो भी आंसर होगा वो 20 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 40। सीधा एक आंसर ये हो सकता है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये 9:11 और 7:9, ठीक है। दोनों में से 4 कम किया गया है और सेम रेशो में कम हुआ है, तो ठीक है। मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। 11 और 9 20 और 1 की वैल्यू 2 है, यानी कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40, यानी आंसर हो जाएगा आपका 40। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, मार्क बेनियोफ निम्नलिखित में किस CRM प्लेटफॉर्म के CEO है? तो ये आपको बताना है कौन से प्लेटफॉर्म के CEO हैं। तो ये हैं सेल्स फोर्स के CEO। कौन सी कंपनी के हैं? सेल्स फोर्स के CEO हैं ये, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि, खनन, मछली पकड़ने की गतिविधियां अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ये तो सभी को पता हुआ है, प्राथमिक सेक्टर के अंदर आती है, मतलब प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। इसके अलावा सेकेंडरी के अंदर कौन कौन आता है? याद रखिएगा, सेकेंडरी यानी द्वितीयक के अंदर कौन कौन आती है? वो आती है लोहा, इस्पात और वस्त्र। ये तीनों के जो उद्योग हैं, ये तीनों के उद्योग जो हैं वो सेकेंडरी के अंदर आते हैं। और तृतीयक के अंदर यानी थर्ड के अंदर किस कौन कौन सा आता है? तो बीमा आती है, एक तो बीमा, बैंकिंग और चिकित्सा, पर्यटन, ठीक है। ये सारी थर्ड वाले के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। फर्स्ट के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन ये आता है। सेकंड के अंदर लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन उद्योग, जो उद्योग होते हैं ये सेकेंडरी के अंदर आते हैं। और थर्ड के अंदर बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, पर्यटन और ये आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, नीति आयोग, जो नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है ये आपको बताना है। तो किसका स्थान लिया सभी को पता होगा, ये प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया है, यानी योजना आयोग का स्थान लिया है, ठीक है। अच्छा, योजना आयोग कब बना था? तो क्या बना था? 15 मार्च 1950 को। कब बना था? 1950 को। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो PM होते हैं। तो PM कौन थे उस टाइम, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उपाध्यक्ष मैं आपको बता देता हूँ, उपाध्यक्ष कौन है? वो हैं गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, यहाँ से आप लिख लीजिएगा, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन, ठीक है, याद रखिएगा। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा ये। और ये क्या है? एक थिंक टैंक है। और नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ है 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी CEO कौन है इसके? तो अभी है नीति आयोग के CEO, वो है अमिताभ कांत, ठीक है। और वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो वो है राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार, ठीक है। और इसके अध्यक्ष तो आपको पता ही है कौन है? PM यानी नरेंद्र मोदी जी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। वित्त आयोग के बारे में बात करें, यानी यहाँ पे जो बताया गया है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 280 के अंतर्गत। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 280 के अंतर्गत। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1951 में बना था। और कौन थे? KC नियोगी। कौन थे? KC नियोगी, ठीक है। 13वें, 14वें और 15वें आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, 13, 14 और 15। 13वें कौन है? विजय केलकर, क्योंकि ये NTPC में पूछे गए इसलिए विजय केलकर। 14वें हैं YB रेड्डी, ठीक है, याद रखिएगा। और 15वें तो सभी को पता होगा, NK सिंह, जो भी वर्तमान में, ठीक है, याद रखिएगा। अभी कौन है? वे NK सिंह, ठीक है। इसके अलावा एक और कौन सा बताया गया है यहाँ, एक और देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में। इसकी पहले जो
अध्यक्ष थी वो कौन थी, जयंती पटनायक। कौन थी, जयंती पटनायक, ठीक है। और अभी कौन है, अभी है रेखा शर्मा। कौन है, रेखा शर्मा जी, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारे कितने क्वेश्चन हो गए, शायद 27 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट 27 क्वेश्चन है। और 28 मैं आपको बताता हूँ, 28, 29, 30 ये आपको कमेंट करके बताना है कि इनके बारे में आपको कितना पता है, ठीक है। 28, 29 और 30 तीन क्वेश्चन आपके, इनको कमेंट करके बताना है। 28वां क्वेश्चन है आपका SCM का फुल फॉर्म बताना है आपको। 28वां क्वेश्चन है आपका SCM का फुल फॉर्म, ठीक है। और 29वां क्वेश्चन है आपको एक और AIDA का फुल फॉर्म, AIDA का फुल फॉर्म बताना है, AIDA का फुल फॉर्म बताना है। 29वां क्वेश्चन है आपका। और 30वां क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, ठीक है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है और बैंक दर क्या है, ये तीनों आपको बताना है अभी, ठीक है। क्या कितना परसेंट है ये आपको बताना है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।